गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे व्यक्तिगण की। हमारा व्यक्तिगण टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति में मैंने आपको कहाँ तक बता दिया है। प्रकाश की प्रकृति में मैंने आपको हाइगेन तरंग सिद्धांत बताया है, हाइगेन तरंग सिद्धांत बताया है। उसके बाद हाइगेन ने अपवर्तन परावर्तन जैसे गुणधर्मों की व्याख्या की थी, समझ में बात, ठीक है। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था व्यतिकरण। क्या किया था? व्यतिकरण। जैसा कि आपको पता है व्यतिकरण में बताया था, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समकोषी और विनाशी। कितने प्रकार का होता है? समकोषी और विनाशी दो प्रकार का होता है। जब समान आवृत्ति लगभग समान आयाम की प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं और माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो कहीं तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है और कहीं तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। अच्छा, व्यतिकरण के बारे में आपको बताया कि व्यतिकरण की मैंने समकोषी और विनाशी के लिए कंडीशन बताई थी कि कब समकोषी होगा कब विनाशी होगा, पथांतर कितना होना चाहिए, कलांतर कितना होना चाहिए। अच्छा, व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। जो आपका प्रकाश स्रोत है एक वर्णीय होना चाहिए, ठीक है, संवाद कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इससे आगे अपना टॉपिक चल रहा था व्यतिकरण का, टॉपिक चल रहा था व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, ये आपका टॉपिक चल रहा था, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। समझ में आई बात, ठीक है। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, या हम कह सकते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम आयाम एवं तीव्रता ज्ञात करना। अधिकतम आयाम अधिकतम तीव्रता ज्ञात करना, न्यूनतम आयाम न्यूनतम तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था दो तरंगें ली थी जिनके आयाम लगभग समान थे और कोणीय आवृत्ति समान है, ठीक है। उन दोनों तरंगों के तरंग समीकरण आपके पास आए थे। पहली तरंग आया था y1 बराबर में पहली जो तरंग है उसका तरंग समीकरण था y1 बराबर में a1 sin ओमेगा t। ये था पहली तरंग का समीकरण, समझिए बात, ठीक है। दूसरी तरंग का समीकरण आया था y2 बराबर में a2 sin ओमेगा t प्लस में फाई। ये आया था दूसरी तरंग का समीकरण, समझ में आई बात, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दिया था 1, इसको समीकरण नंबर दिया था 2, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण कराया। तो देखो अध्यारोपण के सिद्धांत से जब अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा तो अध्यारोपण का सिद्धांत बताओ क्या होता है कि परिणामी तरंग का विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। तो परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर में y1 प्लस में y2, समझ में नहीं बात, y1 प्लस में y2। तो यहाँ मान रख देंगे, इसका मान आ गया y बराबर में, इसका मान आ गया a1 sin ओमेगा t प्लस में इसका मान आ गया a2, ठीक है, a2 sin ओमेगा t प्लस में क्या आ जाएगा फाई। समझ में आई बात। इसके बाद में यहाँ देखो यहाँ a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, मैंने बताया था sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin a प्लस b का जहाँ फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो देखो y बराबर में a1 sin ओमेगा t, ठीक है, प्लस में a2 और इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, a2 को बाहर ले लिया। यहाँ मैंने sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, इसको a मान लिया, इसको क्या मान लिया b
मान लिया साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन, समझ में आ? ठीक है, यहाँ में लिख देता हूँ, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है भैया साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, समझ में आता है? इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाते हैं, तो देखो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस में, ठीक है, कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है, समझ दिख रहा होगा आपको, ये मैंने साइन ए प्लस बी का जहाँ क्या लगाया है फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करें। देखो आगे कैसे करेंगे आगे सॉल्व को, तो देखो अपने पास में ये आ गया, इसको मैं a2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, a2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा y बराबर में a1, ये कितना है a1, तो a1 साइन ओमेगा टी, इसका मल्टीप्लाई किया प्लस में प्लस लगा दिया, यहाँ देखो भैया a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, यहाँ आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी और यहाँ आ जाएगा कॉस फाई, प्लस लगा देंगे, ठीक है, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, a2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा a2, ठीक है, कॉस ओमेगा टी और यहाँ लिख दिया साइड में साइन फाई। कोई दिक्कत है क्या, समझ में नहीं बात? ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में। अब देखो यहाँ से साइन ओमेगा टी कौन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से साइन ओमेगा टी कौन लेते हैं y बराबर में, ठीक है, यहाँ से कौन ले लिया इन दोनों से, यहाँ से ले लिया साइन ओमेगा टी तो कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ बचा कोष्टक में, बताओ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a1, क्या बचेगा a1 बचा, प्लस में यहाँ कितना बचेगा a2 cos फाई, यहाँ बचेगा a2 cos फाई कोष्टक 1, प्लस में देखो प्लस यहाँ देखो बताओ, यहाँ a2 cos ओमेगा टी है sin फाई है, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया cos ओमेगा टी को पहले लिख दिया, गुणा में है कैसे भी लिख सकते हैं, गुणा में है तीनों, ठीक है, तो मैंने लिख दिया cos ओमेगा टी, ठीक है, cos ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ मैंने इसको लिख दिया a2 sin फाई और इसको मैंने कोष्टक में क्या कर दिया बंद कर दिया, समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं r cos थीटा, क्या मान लेते हैं r, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, आगे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ, देखो यहाँ तक मैंने आपको बताया था, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मान लेता हूँ आगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बेटा मान लिया है, इसको मान लिया है पूरे को r cos थीटा, क्या मान लिया है r cos थीटा, तो मैंने मान लिया a1 प्लस में a2, ठीक है, और यहाँ a1 प्लस में a2 cos फाई, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया है r cos थीटा, ठीक है। अच्छा इसको आप मैंने यहाँ याद रखने के लिए cos वाले को cos ही माना है, cos वाले को क्या मानना cos मानना, पर a2 sin फाई है, a2 sin फाई को मैंने मान लिया है a2 sin फाई, इसको मैंने मान लिया है r sin थीटा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 4, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ, जब इसको मान लिया है तो यहाँ क्या रख देंगे r cos थीटा और यहाँ क्या रख देंगे r sin थीटा, समझ में नहीं बात, ठीक है। यहाँ क्या रख देंगे r cos थीटा, यहाँ क्या रख देंगे r sin थीटा। तो देखो बेटा आप कैसे करेंगे आगे, तो देखो y बराबर में अपने पास sin ओमेगा टी है, तो sin ओमेगा टी, ये रहा sin ओमेगा टी, ठीक है, sin ओमेगा टी,
इसकी जगह क्या लिखूंगा r cos थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने r cos थीटा, तो यहाँ लिख दिया r cos थीटा। समझ में आई बात, r cos थीटा, कोष्टक बंद कर दिया, प्लस ठीक है यहाँ अपने पास क्या है cos ओमेगा t है, तो यहाँ लिख दिया cos ओमेगा t। तो यहाँ कोष्टक में क्या लिख देंगे बताओ, कोष्टक में क्या लिखेंगे, इसकी जगह r sin थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने r sin थीटा। समझ में आई बात, ठीक है। इसको कंप्लीटली हम मिटा देते हैं। तो देखो अपने पास ये आ जाता है, अब यहाँ r कॉमन आ रहा है, r क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो y बराबर में यहाँ आ जाएगा आपके पास r को बाहर निकाल लिया sin ओमेगा t cos थीटा प्लस में cos ओमेगा t और यहाँ आ जाएगा sin थीटा। समझ में बात, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है sin a प्लस b sin a cos b प्लस में cos a sin। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाता है sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, और sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a, ठीक है, sin a cos b प्लस में cos a sin b। ये फॉर्मूला यहाँ बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये क्या होता है sin a प्लस b। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं y बराबर में r, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं sin ओमेगा t, ये हो गया भैया, और b क्या हो गया थीटा। समझ में आई बात, ये आपके पास समीकरण आ जाता है। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो समीकरण आया है ये परिणामी तरंग का समीकरण है। कैसा समीकरण है ये, परिणामी तरंग का समीकरण है, और इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 5। कितना देते हैं, समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, समीकरण 5 परिणामी तरंग का समीकरण है, जहां r क्या थी, कैपिटल R परिणामी तरंग का आयाम, किसका आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, तथा थीटा परिणामी तरंग का प्रारंभिक कलाकोण है। समझ में बात, ठीक है। जब समीकरण 5 तक आप उतार लें तो क्या लिखेंगे, समीकरण नीचे लिखेंगे समीकरण 5 परिणामी तरंग का समीकरण है, समीकरण 5 परिणामी तरंग का समीकरण है, जहां कैपिटल R परिणामी तरंग का आयाम, जहां कैपिटल R परिणामी तरंग का आयाम तथा थीटा परिणामी तरंग का प्रारंभिक कलाकोण है। क्या है, प्रारंभिक कलाकोण है। समझ में बात, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपने निकाल लिया। ये तो अपने पास परिणामी तरंग जो आई है व्यतिकरण प्रतिरूप में अध्यारोपण हुआ, अध्यारोपण के बाद जो तरंग बनी, मैंने बताया जो 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं तो अध्यारोपित होंगी, मिलेंगी, तो ये तरंग बनेगी, एक परिणामी तरंग बनेगी। उस तरंग का समीकरण हमने निकाल लिया है, y बराबर में r sin ओमेगा t प्लस में थीटा। बेटा ये आयाम है किसका, परिणामी तरंग का। ये क्या है, प्रारंभिक कलाकोण है। क्या है, प्रारंभिक कलाकोण है। समझ में नहीं बात, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, परिणामी जो तरंग प्राप्त हुई है उसका कलाकोण थीटा का मान होता है, इसका मान निकालेंगे। परिणामी जो तरंग प्राप्त हुई है उसके कलाकोण का मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आगे आप हेडिंग डालेंगे परिणामी तरंग का कलाकोण, परिणामी तरंग का कलाकोण। अब हम अगली हेडिंग डाली आपने, परिणामी तरंग का कलाकोण थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आपने कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा का मान, समीकरण आपके पास 3 है, समीकरण 4 है। आपके पास समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, तो मैं समीकरण 4 में 3 का भाग दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो समीकरण 4 में
3 का भाग देने पर, समीकरण 4 में 3 का भाग देने पर, समीकरण 4 ये है, इसमें समीकरण 3 को क्या देंगे, भाग दे देंगे। तो राइट का राइट दे देना, लेफ्ट का लेफ्ट। तो मैं इसमें इसका दे रहा हूँ, ठीक है, राइट वाले हिस्से में ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, तो मैंने दिया r, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, भाग दे देंगे इसमें r cos थीटा, r cos, ठीक है, cos थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका r cos थीटा। समझ में बात, ठीक है। इधर देंगे तो देखो क्या आएगा, इधर देंगे तो आ जाएगा बराबर में a2 sin फाई बचे में क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई, यहाँ आ जाएगा a1 प्लस में a2 cos फाई। समझ में बात, ठीक है। देखो r से तो r कैंसिल हो ही रहा है, r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। sin थीटा बटे में cos थीटा tan थीटा, r से r कट जाता है तो tan थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा a2, ठीक है, sin फाई, a2 sin फाई अपॉन में आ जाएगा a1 प्लस में a2 cos फाई। समझ में आई बात, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, हमको थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा निकाल लेंगे तो tan का चल जाएगा, इनवर्स में चल जाएगा, तो थीटा बराबर में आप जानते हैं tan का जाएगा, इनवर्स में चल जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है। tan नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ आपके पास आ जाएगा a2 sin फाई, a2 sin फाई अपॉन में a1 प्लस में a2 cos फाई। ये आपके पास प्रारंभिक कला कोण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रारंभिक कला कोण आ जाएगा। समझ में बात, ठीक है। तो पहले हमने तरंग का समीकरण ज्ञात किया था, क्या था, तरंग का समीकरण, परिणामी जो तरंग प्राप्त हुई उसका समीकरण ये प्राप्त हो गया। उसके बाद हमको क्या प्राप्त हो गया, प्रारंभिक कला कोण, किसका, हमको परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण प्राप्त हुआ है, थीटा बराबर में tan इनवर्स a2 sin फाई अपॉन में a1 प्लस में a2 cos फाई। समझ में आई बात, ठीक है। अब आगे हम ज्ञात करेंगे कि परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, आयाम क्या होगा। समझ, तो फटाफट यहां तक नोट करो जल्दी। हाँ बेटा, आगे चलते हैं। तो आगे अपन ज्ञात करेंगे परिणामी तरंग का आयाम, क्या करेंगे, परिणामी तरंग का आयाम हम ज्ञात करेंगे। तो आगे हम याद करेंगे परिणामी तरंग का आयाम, तो क्या करेंगे, परिणामी तरंग का आयाम, या फिर आप कह सकते हैं आप तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तीव्रता भी आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ बात, ठीक है। तो अपने पास दो समीकरण थे, एक तो r cos थीटा वाला था और एक r समीकरण 3 था, समीकरण 4 था। समझ में आई है बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 हैं, तो देखो यहाँ साइड में आपको लिख देता हूँ जिससे आपको पता चलता रहे, ठीक है। समीकरण 3 आया था आपके पास a1 कितना आया था, समीकरण 3 आया था a1 प्लस में a2 cos फाई बराबर में r cos थीटा, समीकरण 3 ये था। और a2 sin फाई ये समीकरण था आपके पास, r sin थीटा ये समीकरण था 4, ठीक है। तो अपने पास समीकरण थे, समीकरण 3 और 4 थे, और हम ज्ञात कर रहे हैं पहले परिणामी तरंग का आयाम, क्या कर रहे हैं, परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कर रहे हैं। समझ बात, ठीक है। तो परिणामी तरंग का आयाम जब ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, तो हेड डाल देते हैं पहले इसमें, ठीक है, इसको भी डाल देते हैं, इसमें हेड डाल
लेते हैं परिणामी तरंग का आयतन, परिणामी तरंग का आयतन क्या ज्ञात करना है? r का मान ज्ञात करना। इसका मान क्या करना है? r का मान ज्ञात करना। इनको लिखना नहीं है, आपको पता है, ये मैंने लिखने समझाने के लिए बता दिए, आपको काम आएंगे ना, तो मैंने इसलिए बता दिए। ठीक है, तो देखो जब परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करेंगे तो देखो समीकरण 3 और 4 का वर्ग कर और क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 का वर्ग, समीकरण 3 व 4 का वर्ग कर जोड़ने, इस पर जोड़ने, समीकरण 3 व 4 का वर्ग कर जोड़ने। समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 4 ये रहा, इनका वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट वाला राइट में। तो देखो मैं वर्ग कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने वर्ग किया, तो देखो r स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इन दोनों को क्या किया? वर्ग किया, दोनों के जोड़ दिया। इसका वर्ग किया, इसका वर्ग है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वर्ग किया r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों को क्या किया? मैंने जोड़ दिया है। ऐसे ही इधर कर लेंगे। ठीक है, तो इधर मैंने किया बराबर में। ठीक है, इसका मैंने वर्ग किया। ठीक है, इसका मैंने वर्ग किया तो ये आ जाएगा a, क्या आ जाएगा? a2। ठीक है, ऐसे पहले कर लेना a1 प्लस में a2 cos i। ठीक है, इसका वर्ग किया। ठीक है, और इधर प्लस किया और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर i। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मैंने क्या किया? इन दोनों का भी क्या कर दिया? वर्ग किया, वर्ग कर दिया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग कर दिया, दोनों क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से बिठाओ r स्क्वायर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। ठीक है, तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया, r स्क्वायर को तो बाहर ले लिया। यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, आपको पता होगा a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये क्या है? ये भी यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है? स्क्वायर है, वर्ग किया है। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या बन रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर लिखता हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं सब, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, सब आप जानते हैं। तो मैंने यहाँ लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर किया, तो मैंने किया a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर, b स्क्वायर है ना, तो ये भी है a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस में 2ab आएगा, तो a1 a2 और कॉस फाई प्लस में ये प्लस में a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा बेटा, इसलिए यहाँ बचेगा r स्क्वायर। क्या बचेगा? r स्क्वायर। यहाँ देखो इसको पहले लो। ठीक है, और अपना ये है अपना a2 का स्क्वायर, इसको पहले ले लो। अब यहाँ 2a1 a2 cos फाई, इसमें से कॉमन आ रहा है a2 का स्क्वायर इन दोनों टर्मों से। ठीक है, तो मैंने क्या किया? a1 स्क्वायर इसको रख लिया, फिर इसको रख लिया। ठीक है, प्लस में 2a1, ठीक है, a2, ठीक है, और cos फाई ये रख लिया। 2a1 a2 cos फाई, इसमें से कॉमन आ रहा है a2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ प्लस में यहाँ आ जाएगा a2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत है? cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर बराबर में a1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बचेगा ये 1 हो जाएगा, तो a2 स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos फाई। ये आपके
cos i, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयाम आ जाएगा। समझ में बात, ठीक है। तो ये आपके पास आयाम का सूत्र होगा, फटाफट उतारो। हाँ बेटा, तो ये आपके पास आयाम का फॉर्मूला आ जाएगा, r बराबर में अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos i। समझ बात, ठीक है। a1 क्या है, यहाँ पहली तरंग का आयाम, a2 क्या है, दूसरी तरंग का आयाम, r क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है, r क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है। समझ में आई बात, ठीक है। फटाफट उतारो। फटाफट, हाँ। अब बात करेंगे, इसको समीकरण नंबर आप दे देंगे, समीकरण नंबर आप तीव्रता वाले को समीकरण जो मैंने कलाकोण निकाला है उसको समीकरण नंबर 6 देते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 7 देंगे, कितना देंगे, 7 देंगे। समझ में बात, जो मैंने कलाकोण निकाला है उसको समीकरण 6 दें, कितना दें, समीकरण 6 दे देंगे, ठीक है। समीकरण 6 दे देंगे और उसको समीकरण कितना दे देंगे, 7 दे देंगे, कितना दे देंगे, समीकरण नंबर 7 दे देंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 और 4 है, इसका वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। तो इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, दोनों का वर्ग किया, जोड़ दिया, ठीक है। लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट वाला राइट में, तो इधर राइट वाला राइट में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखो ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस b का a और ये पूरा b बन रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या a स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर भाई a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में 2 लगा दिया, a b a2 cos i प्लस में a लिख दिया, ठीक है। इन दोनों से कॉमन आ रहा है a2 का स्क्वायर, तो यहाँ से a2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा cos स्क्वायर i प्लस में sin स्क्वायर i, ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, r स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, परिणामी तरंग के आयाम। समझ में आप, ठीक है। अब निकालेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता, क्या निकालेंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो हेड निकाल लेते हैं, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तरंग की तीव्रता 11वीं क्लास में मैंने आपको बताई थी, किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो मैं लिखता हूं तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ तीव्रता मान ली, पहली तरंग की तीव्रता मान ली मैंने I1, कितनी मान ली, I1 समानुपाती होगी किसके, पहले का आयाम कितना है, A1 के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो मैंने लिख दिया I1 बराबर में आ जाएगा K कोई नियतांक आ जाएगा A1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैंने पहली तरंग के लिए मानी, पहली तरंग की मैंने तीव्रता कितनी मान ली, I1 समानुपाती A1 स्क्वायर। मैंने कही जो तीव्रता की तीव्रता आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। पहली तरंग है उसका आयाम कितना है, A1 है, पहली जो तरंग है उसका आयाम कितना है, A1 है, ठीक है। उसकी तीव्रता मैंने I1 मान ली, तो ये इसको मैंने समानुपाती किया, वर्ग के समानुपाती, समानुपाती से हटा
नियतांक आ गया k। ऐसे ही दूसरी तरह की मैंने तीव्रता मान ली I2, कितनी मान ली I2, इसको समानुपाती कर दिया A2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा I2 बराबर में आ जाएगा k A2 का स्क्वायर, समझ k A2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी है, परिणामी तरंग की तीव्रता माना परिणामी तरंग की तीव्रता I है, ध्यान रखेंगे माना परिणामी तरंग की तीव्रता I है, कितनी है I है, तो यहाँ I समानुपाती R स्क्वायर, किसके परिणामी तरंग का आयाम कितना है R स्क्वायर क्या होगी समानुपाती होगी, तो I बराबर में यहाँ आ जाएगा k R स्क्वायर, समझ आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने कुछ डाटा लिखे। इसके पहली तरंग की तीव्रता I1 मानी, उसका आयाम और तीव्रता तरंग के आयाम की क्या होती है समानुपाती होती है। तो पहली जो तरंग है उसका आयाम मैंने मान रखा है, पहले ही A1 मान रखा है, तो तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यहाँ से नियतांक आ गया k। ठीक है, तो यहाँ है I1 k A1 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी तरह की तीव्रता मैंने I2 मानी और आयाम मान रखा है मैंने A2, तो A2 के वर्ग का वर्ग किया उसका और उसके समानुपाती कर दी, तो यहाँ आ गया k, एक नियतांक आ गया, यहाँ भी कितना आ गया, यहाँ भी एक नियतांक आ गया k, कितना आ गया k, एक नियतांक आ जाता है, समझ में बात। ठीक है, माना परिणामी तरंग की मैंने तीव्रता मान ली है I, कितनी मान ली है I मान ली है, तो ये R के क्या होगी R के वर्ग की क्या होगी समानुपाती होगी, तो यहाँ भी एक नियतांक आ जाता है, कितना आ जाता है k, एक नियतांक आ जाता है। ठीक है, तो अब तरंग का आयाम समीकरण लगा देते हैं। तो देखो तरंग परिणामी तरंग के परिणामी तरंग के आयाम समीकरण से, परिणामी तरंग के आयाम समीकरण से, आयाम समीकरण आपके पास आया है, बताया R बराबर में अंडर रूट में आया है, और कितना आया है A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 cos phi आया। ठीक है, ये आया है, अंडर रूट को मैं इधर ले आता हूँ तो R स्क्वायर लेता हूँ, तो R स्क्वायर बराबर में A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 2A1 A2 cos phi। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ किसका गुणा कर लेता हूँ, k का मैं गुणा कर लेता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों तरफ k का गुणा करने, दोनों तरफ k का गुणा करने को यहाँ किया मैंने, तो k R स्क्वायर, ठीक है, यहाँ किया मैंने k A1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ किया मैंने k A2 का स्क्वायर और यहाँ किया मैंने प्लस में 2k A1 A2 cos phi। समझ में नहीं बात, यहाँ आ जाएगा k, मैंने दोनों तरफ से गुणा कर दिया, k का मैंने दोनों तरफ गुणा कर दिया। गुणा करने से कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, k कॉमन ले k से k क्या हो जाएगा कट जाएगा। समझ में नहीं बात। ठीक है, तो मैंने इसमें समीकरण में मैंने यहाँ गुणा किया, तो यहाँ k R स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ किया k A1 का स्क्वायर प्लस में k A2 का स्क्वायर प्लस में 2k A1 A2 हो जाएगा, इसमें क्या जाएगा 2k A1 A2 cos phi हो जाएगा। समझ में नहीं बात। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, तो देखो इसको सेटलमेंट कर लेते हैं। यहाँ k R स्क्वायर बराबर में k A1 का स्क्वायर प्लस में k A2 का स्क्वायर प्लस में देखो 2 अंडर रूट में k, ठीक है, अंडर रूट में k, और यहाँ मैंने अंडर रूट में k और यहाँ लिख दिया मैंने, देखो इसको यहाँ लिख दिया मैंने अंडर रूट में A1 का स्क्वायर, कर दिया अंडर रूट में A1 का स्क्वायर, स्क्वायर से वापस कट जाएगा, क्या आ जाएगा
A1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A1 ही आ जाएगा। समझ में? ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ध्यान दो भैया, 2 है 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 है 2 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने अंडर रूट में KA1 का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। और आगे लिख दिया मैंने अंडर रूट में 2 यहाँ KA2 का स्क्वायर कॉस फाई। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है। देखो मैंने क्या किया, अंडर रूट के हो जाएगा, अंडर रूट के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। और देखो A1 का स्क्वायर का अंडर रूट A1 आएगा, A2 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? A2 आएगा, cos फाई बाहर है ही। समझ में बात? ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसको सेटलमेंट तरीके से लिखा है। मैंने सेटलमेंट तरीके से कैसे लिखा है? 2 है तो 2 लिख दिया मैंने अंडर के को अंडर रूट के लिख लिया, इसमें भी अंडर रूट के। देखो इससे क्या आएगा, यहाँ अंडर रूट के, यहाँ अंडर रूट के इनटू अंडर रूट के आ जाएगा। A1 का स्क्वायर का अंडर रूट A1, A2 के स्क्वायर का अंडर रूट A2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? A2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा? A1। ठीक है। अब हम मान रख लेते हैं, यहाँ क्या रखेंगे, अपने पास यहाँ मान है, कितना रख सकते हैं? I, यहाँ कितना रख सकते हैं? I1, यहाँ कितना रख सकते हैं? I2, यहाँ रखा मैंने I, तो यहाँ पर रख दिया I, यहाँ क्या आ जाएगा? I1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस में यहाँ आ जाएगा I2, ठीक है, I2, और यहाँ प्लस में 2 अंडर रूट में, ठीक है, I1 आ जाएगा, यहाँ I1 रख सकते हैं, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा? I2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? cos फाई आ जाएगा। समझ में? तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस में 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 cos फाई, ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है आपके पास, ये जो समीकरण है ये किसका है? तीव्रता का समीकरण है। किसका समीकरण है? तीव्रता का समीकरण है। उसको समीकरण नंबर दे देते हैं 8, देते हैं 8। समझ? तो आपके पास तीव्रता नीचे लिखेंगे समीकरण 8 परिणामी तरंग का तीव्रता समीकरण है। समीकरण 8 परिणामी तरंग का तीव्रता समीकरण है। फटाफट उतारो ये इसको, फटाफट। समीकरण 8 परिणामी तरंग का तीव्रता समीकरण है। समीकरण 8 परिणामी तरंग का तीव्रता समीकरण है। समीकरण 8 परिणामी तरंग का तीव्रता समीकरण है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अधिकतम आयाम कब प्राप्त होगा? अधिकतम तीव्रता। बेटा समकोशी व्यतिकरण में अधिकतम आयाम प्राप्त होता है, तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब यहाँ हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे। होता क्या होगा आपने, अब यहाँ हम 2 कंडीशन लेके चलते हैं, और 2 कंडीशन कौन सी हैं? देखो पहली कंडीशन मैं बता देता हूँ, अधिकतम तीव्रता एवं अधिकतम आयाम के लिए। ठीक है। तो मैं पहली कंडीशन फर्स्ट ले लेता हूँ, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ अधिकतम आयाम व तीव्रता के लिए। और अधिकतम आयाम और तीव्रता किसमें प्राप्त होती है? समकोशी व्यतिकरण। ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखेंगे समकोशी व्यतिकरण, समकोशी व्यतिकरण के लिए हम बेटा अधिकतम आयाम निकालेंगे और क्या निकालेंगे? अधिकतम तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता निकालेंगे। अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता किसमें प्राप्त होती है? समकोशी व्यतिकरण। किसमें प्राप्त होती है? समकोशी व्यतिकरण में। समझ में बात? अधिकतम आयाम मैंने बताया था कि जो समकोशी व्यतिकरण होता है तो आयाम और तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। विनाशी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। समझ में बात? ठीक है। तो हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, हम पहली कंडीशन में अधिकतम आयाम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अधिकतम आयाम
निकाल रहे हैं, समझ में बात, ठीक है। अच्छा तो देखो अपने पास फॉर्मूला है, अपने पास फॉर्मूला क्या है, आयाम का अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा समकोषी व्यक्तीकरण में कलांतर क्या होता है भाई, ठीक है, यानी कि समकोषी व्यक्तीकरण में कलांतर, समकोषी व्यक्तीकरण के लिए कलांतर क्या होता है, कलांतर ने बताया था, बताओ समकोषी व्यक्तीकरण के लिए कलांतर, ठीक है, कलांतर, समकोषी व्यक्तीकरण में कलांतर ये क्या होता है, कलांतर भाई क्या होता है, बताओ, कलांतर भाई होता है पाई का समगुणज, क्या होता है, पाई का समगुणज, पाई का समगुणज मतलब 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा। याद करो मैंने समकोषीय विनाशी कंडीशन दिखाई थी, उसमें बताया था जो समकोषी व्यक्तीकरण में कलांतर होता है वो पाई का समगुणज होता है 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट 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 2n प्लस में 1 और यहाँ आ जाएगा पाई, समझ बात, ठीक है। समकोषी व्यक्तीकरण में यह कलांतर होता है जो पाई का क्या होता है, समगुणज होता है, क्या होता है, पाई का समगुणज होता है 0, 2 पाई, 4 पाई 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। ये आपके पास कलांतर आ जाएगा, ठीक है। अब आयाम निकालें, क्या निकालते हैं, आयाम, आयाम का फॉर्मूला अपने पास प्राप्त हुआ था, ठीक है, आयाम अधिकतम आयाम, यानी कि अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम, ठीक है। तो अधिकतम आयाम के लिए कैसे लिखेंगे, तो छोड़ो बाप लिखेंगे, आयाम का फॉर्मूला अपने पास प्राप्त हुआ था r बराबर में प्राप्त हुआ था अंडर रूट में, और ये प्राप्त हुआ था a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos, ये आपके पास आयाम का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस में 2a1 a2 cos, ठीक है। तो cos फाई का मान अधिकतम होता है, हाँ 0 पे 2 पाई का cos फाई का मान अधिकतम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जब cos फाई का मान अधिकतम होगा तो आयाम भी क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा, समझ गया, ठीक है। तो फाई का मान जब 0 होगा, 2 पाई होगा, फिर 4 पाई होगा तो cos का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो फाई बराबर में लिखता हूं, फाई बराबर में 0 डिग्री, ठीक है, या फिर 2 पाई ले लेना, 2 पाई का मान cos 2 पाई का मान 1 होता है, cos 4 पाई का मान 1 होता है, cos 6 पाई का मान 1 होता है, समगुणज में हमेशा क्या होता है, 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है, तो cos फाई बराबर में 0 डिग्री दिया तो यहाँ cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ में नहीं बात, ठीक है। जब मैंने ये यहाँ रख देंगे मान, यहाँ रखा r बराबर में अंडर रूट लगा रखा अंडर रूट, ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ प्लस में 2, ठीक है, a1 a2 और यहाँ आ जाएगा cos 0 डिग्री, क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा यहाँ r बराबर में cos 0 का मान कितना होगा 1, तो r बराबर में, ठीक है, अंडर रूट में अपने पास आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2, समझ बात, 2a1 a2 ये आ जाएगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो a प्लस b का क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ इसको लिख सकता हूँ मैं r बराबर में, ठीक है, a1 प्लस में a2 का ये होल स्क्वायर बन गया अंदर, ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो अधिकतम आयाम प्राप्त हो जाएगा r मैक्सिमम, अधिकतम आयाम जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा a1 प्लस में a2, ये प्राप्त होगा, ठीक है, समझ, अधिकतम जो आयाम प्राप्त होगा क्या होगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, a1 प्लस में a2, समझ, ठीक है। तो नीचे लिखो, अतः ये आप पहले उतारेंगे, उतारने के बाद आप लिखेंगे अतः समकोषी व्यक्तीकरण में अधिकतम आयाम दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होता है। अतः समकोषी व्यक्तीकरण में परिणामी तरंग का अधिकतम आयाम, ध्यान से सुनो, अतः समकोषी व्यक्तीकरण में परिणामी तरंग का अधिकतम आयाम r मैक्सिमम दोनों तरंगों के आयामों के योग
अतः समकोशी व्यतिकरण में अधिकतम आयाम परिणामी तरंग का, अतः समकोशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का अधिकतम आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर प्राप्त होता है। समझ में बात? ठीक है, दोनों तरंगों के योग के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो आयाम निकाला है। इसके बाद हम आगे अगली क्लास में निकालेंगे, ठीक है, न्यूनतम आयाम निकालेंगे, ठीक है, तीव्रता, अधिकतम तीव्रता और निकालेंगे, समझो, वो बात करते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है।